देखिए, बिल्कुल सही है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हो या उधर अंसारुल्लाह लाहौती का रेड सी हो, ये सब है और इसमें दो राय नहीं है कि ईरान भी पूरी तैयारी है और ईरान जंग तो नहीं चाहता है, लेकिन ईरान ये भी नहीं चाहता कि कोई धोखे में उस पे हमला कर दे और ईरान ने कहा कि अब की जब जंग शुरू होगी, तो ये जंग जो है वो लंबी चलेगी और ईरान ने तैयारी कर रखी है। फिरोज़ बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ़ी चाहता हूँ फिरोज़ बख्श साहब, लेकिन चूँकि आप से जो है हम दुआ पे ख़त्म भी करेंगे, तो इसलिए मैं आपसे कि जो बातें सामने आई हैं, आपने सब सुनी, क्या लग रहा है आपको कि ईरान की तैयारी क्या है और अमेरिका क्यों ये गलत बयानी कर रहा है? और इसका दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है? क्या दुनिया नहीं देख रही है? जी। डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी आपको और आपके तमाम सामीन को और हमारे जो काबिल पैनलिस्ट हैं, जनाब राशिद साहब और हमारे अब्दुल भाई साहब, सबको मेरा सलाम। जी, ऐसा है कि मैं सुन रहा था सबको। आपने बात करी है ईरान की तैयारी की। इसका बहुत सीधा-सा जवाब ये है कि ईरान हर तरीके से तैयार बैठा है। ईरान बातचीत के भी तैयार बैठा है। ईरान ने तो बातचीत के दरवाजे खोल रखे हैं। साथ ही साथ ईरान इसके लिए भी तैयार बैठा है कि अगर बातचीत नाकाम होती है और अमेरिका और इसराइल से थ्रेटन करते हैं, तो वो उसको झेलने के लिए भी तैयार बैठा है। वो तो भुक्तभोगी है ईरान, पहले तो भुगत चुका है ना अमेरिका को, ठीक है? बातचीत चल रही थी, अमेरिका ने बीच में हमला कर दिया। तो ईरान ये है कि ईरान 24/7 इंटू 365 दोनों तरीके से तैयार बैठा है और यहाँ एक बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ देखने में आ रही है कि वॉर की तैयारी भी चल रही है। एक बेड़ा अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुँच चुका है। दूसरा जो बेड़ा है, वो भी आपका वहाँ तकरीबन-तकरीबन पहुँचने वाला है, पहुँच चुका है। और अलावा इसके जो इसकी बेसेस हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है, वहाँ भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है यूएसए ने। तो एक तरफ बातचीत चल रही है और एक तरफ जंग की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। तो इससे वर्ल्ड थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? ये नहीं पता चल पा रहा कि आया कि इनमें जंग होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि हम अगर जंग का ऑप्शन लें और जंग अगर हुई, तो इतनी भयंकर जंग होगी कि उसका अंदाज़ा जैसे हमारे वो मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब भी कहा करते थे कि एक सरप्राइज़ होगा। मैं तो कहूँगा ये सरप्राइज़ नहीं, एक शॉक होगा अगर जंग हुई। इस बात को न सिर्फ़ अमेरिका जानता है, न सिर्फ़ इसराइल जानता है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है? और अभी जो गए थे ये नेतन्याहू यूएसए गए थे, तो क्या बातें हुई ये बंद कमरे में, ये तो वही जानते हैं, उनका दिल जानता है या अल्लाह जानता है। लेकिन बहुत से जो वॉर पंडित्स हैं, जो जो लड़ाई की जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि वो अमेरिका पे फ़ोर्स करने गए थे कि तुम ईरान को तबाह-बर्बाद कर दो। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालने गए थे कि तुम अभी जंग मत करो। और जंग करने में जो है इसराइल का नुकसान है। अगर जंग अब शुरू होती है, तो इसमें इसमें अमेरिका का भी नुकसान है। अमेरिका देखिए, अमेरिका एक लालची मुल्क है। चलो लालची लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, फिर आप कहेंगे मैं लफ्ज़ बदलूँगा। अमेरिका एक बिज़नेस ओरिएंटेड मुल्क है, बनिया टाइप का मुल्क है। हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है और ये तो मतलब बड़े-बड़े लोग लिख चुके हैं अपने अखबारी कॉलम्स में कि अमेरिका इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, अमेरिका इज़ इट्स ओन फ्रेंड, ठीक है? इसराइल से वो दोस्ती निभा रहा है, लेकिन उसमें भी वहाँ पर उसकी ये समझिए कि एक गर्ज़ है, बहुत खुदगर्ज़ी मतलब क्या गर्ज़ है वो तो दुनिया जानती है। लेकिन अमेरिका अब ये भी सोच रहा है कि अगर ईरान से कुछ मेरे मामलात बन जाएँ,
कुछ मैं ईरान के लिए दरवाजे खोल दूं, कुछ ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दूं, तो ये भी हो सकता है कि ईरान जो है कल को मुझसे जो है F-35 खरीद ले, कल को मुझसे कुछ और खरीद ले, कुछ अमेरिका उस लाइन पे भी मुझे ऐसा लगता है सोच रहा है। ठीक है, तो अ, तो ये जो है ये जो सिनेरियो है ये बड़ा जो है फ्लूइड है और बड़ा उलझा हुआ है। जैसे मैंने कहा जियो पॉलिटिक्स इन इस तरह के हालात में ये जो हम तो खैर देखिए मामूली लोग हैं, हम तो सिटीजन्स हैं, गांधीयन लोग हैं, एक ऐसे मुल्क के सिटीजन्स हैं जिसने हमेशा अमनो अमान के अंदर विश्वास रखा है। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं तो जो वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं बड़े बड़े वो भी ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाते कि आगे आने वाले एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में या 1 महीने में या उससे ज्यादा क्या होने वाला है। तो ईरान तो अपनी तरफ अपनी अपनी तरह से तैयार बैठा है। ईरान ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि 45 साल तुमने मेरा गला घोंटा है, 45 साल तुमने मुझे रुक रुक के सांस लेने दी है, तुम मेरा पूरा गला घोट दो, लेकिन उससे पहले कि सनम तुम मुझे अगर लेके डूबोगे तो मैं भी तुम्हें लेके डूबूंगा। और ये बात पक्की है कि अगर जो यूएसए है यूरोप से और इसराइल अपनी तरफ से और जो बेसिस हैं इनकी वेस्ट एशिया में, वहां से अगर ये 10-20 शहरों में ईरान के हमले कर भी देते हैं, ईरान उनको झेलेगा। लेकिन उसके बाद ईरान क्या करेगा, इससे ये सब हैरान मतलब इससे परेशान है। और ये बात सच्ची है क्योंकि बिल्कुल। ईरान अब ईरान सुनिए मेरी बात, मैं बात पूरी कर लूं, अभी मुझे बीच में टोकिएगा मत। ईरान ना तो मैंने खरीदा है, ईरान ईरान जो है यमन भी नहीं है। ठीक है, ये यमन को नहीं दबा सके, ठीक है, ये वियतनाम को नहीं दबा सके, ये अफगानिस्तान वगैरह को नहीं दबा सके, तो ये कैसे सोच रहे हैं कि ईरान को दबा लेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसी है। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल, ये एक अच्छा तजिया आपने किया है। कई हवालों से आपने कर दिया, तकरीबन तमाम चीजें फिरोज बख्त अहमद साहब आपने कवर कर लिए। 300 से ज्यादा 311 लोग अभी हमें देख रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर शेयर कर दे लाइक करने के साथ साथ, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये और पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है और एक बड़ी खबर आई है। मैं अपडेट कर देता हूं इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। खबर यह है कि ईरान की एक पनडुब्बी गायब की खबर सुनकर अमेरिका परेशान है कि आखिर वो है कहां। वो डरा हुआ है कि आखिर लापता पनडुब्बी कैसे हो गई। ये और क्योंकि ईरान ने धमकी भी दी थी कि हम ये तुम्हारा अब्राहम लिंकन डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो हमारे पास ताकत है। इसके साथ साथ एक और खबर आ रही कि चीन ने अपना वो हथियार ईरान को दिया है जो किसी देश के पास नहीं है। वो मिसाइल जो 50 परमाणु लेकर जा सकती है। अगर वो मिसाइल 3 भी इजराइल में गिर गई तो समझो इजराइल का काम तमाम हो गया। ये खबर आ रही है और ये खबर दरअसल इजराइल की नींद हराम करने वाली। आपको पता है राशिद रिजवी साहब के अब्दुल वाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा। सॉरी कि आप देखिए कि इजराइल में लोग जो इजराइल के लोग हैं वो इजराइल छोड़ने का सिलसिला जारी है, वो वहां से भाग रहे हैं। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो और मामला जो है वो बिगड़ जाते हैं। अब ये जो खबर आ रही है इसको किस तरह के देखते हैं, क्योंकि चीन एक और हथियार जो स्टिलेथ फाइटर जेट को पकड़ सकता है, वो राडार भी ईरान को दे रहा है इतनी मजबूती के साथ। कैसे देखते हैं अब्दुल वाहिद साहब? और वो बात जो मैंने सवाल राशिद रिजवी साहब से किया था कि आखिर ये तशवीश क्यों, बात कि क्यों कहा गया कि बात इत्मीनान बख्श नहीं है, ये दोनों चीज मैं चाहूंगा कि आप उसको डिस्क्राइब करें जनाब अब्दुल वाहिद साहब। जी, अब्बास अब्बास इराकची साहब का जो बयान आया है उसका जो है बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका चाह रहा है कि ईरान की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई जाए उसको कि ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट को एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक कम करेगा। दूसरे ये है कि ईरान जो है कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इन सब पर जो है यूएस और उसके एलाइज चाहते हैं कि एक एश्योरेंस जो है ईरान की तरफ से मिले।
ईरान का भी एक मौक़िफ़ है अपना। ईरान का साफ-साफ कहना ये है कि मान लीजिए कि हमने सब कुछ कर दिया आपका, हमें आप यकीन दहानी कराइए सबसे पहले कि हमारे ऊपर जो आपने सैंक्शंस इम्पोज किए हैं वो ग्रेजुअली या फिर कि जैसे भी वो आप हटाएंगे तो उसके मॉडलिटीज क्या होगी, कैसे हटाएंगे आप। तो इस वक्त जो बेसिक इशू है, जो जिसको लेकर के अभी इत्तेफाक राय कायम नहीं हो पा रहा है, वो यही इशू है। देखिए, ईरानियन रिजीम की तरफ से जो मौजूदा क़यादत है, कई बार ये बात दोहराई गई है, बार-बार कहा उन्होंने कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते। लेकिन अमेरिका जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि अभी पैनलिस्ट ने बताया हमारे, बेसिकली देखिए अमेरिका का क्या है कि उसने इराक पर भी यही कह कर के हमला किया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वहां आप लोगों को मालूम है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख बच्चे मर गए थे, उनको मेडिसिन नहीं मिली। ये अमेरिकन सैंक्शंस के बाद ये हालत हुई थी इराक के अंदर। उसके अलावा बहुत सारे लोग मारे गए जंग में। और आप बताइए कि उसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो टोनी ब्लेयर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने बयान दिया कि भाई मैं जो है माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी कि हमसे गलती हुई। इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, हमें एक गलत इंफॉर्मेशन दी गई। भाई क्या सिर्फ आपके सॉरी कहने से जो इतने लाख लोग मारे गए, पूरा इराक जो है आप लोगों ने एक तरह से बना दिया खंडहर। तो अगर खंडहर बन गया इराक और वो सारी चीजें हुई, तो क्या सिर्फ इसलिए कि भाई आपको ये था। तो ईरान एक एश्योरेंस, एक यकीन दहानी अमेरिका से चाहता है। ईरान क्यों चाहता है यकीन दहानी, इसके पीछे कई बार बातचीत हुई है। आप देखिए कि जब जो है हसन रूहानी साहब सदर थे ईरान के, उस वक्त ओबामा के दौर में एक डील साइन हुई थी, P5 थे, +1 यानी जर्मनी। तो जो वीटो पावर रखने वाले देश हैं अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के, उसके अलावा एक मुल्क और था जर्मनी। उन सबको बिठा करके फिर वो जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था ईरान के साथ। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो अपने पहली मुद्दते कार के अंदर इन्होंने अपनी तरफ से वो पूरे की पूरी डील जो है कैंसिल कर दी और अमेरिका को उससे जो है अलग कर लिया। तो सवाल ये है कि ईरान आप पर यकीन करे तो कैसे करे कि आगे जो आपके साथ माहदा होगा वो ड्यूरेबल होगा। जैसा कि अभी राशिद साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जैसा कि फिरोज बख्त साहब ने जो बात बोली है वो बिल्कुल सही है। अमेरिका के बारे में बिल्कुल मशहूर है कि इफ यू हैव अ फ्रेंड लाइक यूएस यू डोंट नीड एन एनिमी। आपका दोस्त अगर अमेरिका है तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो ये जो है सूरत हाल है। रही बात वेनेजुएला की, और आपका एक सवाल था, दूसरा क्या था, ये तो मैंने क्लेरिफिकेशन दिया, यानी डिटेल जो है उसकी, वो जो मुज़ाकरात थे जिनेवा में आज जी, कि सेकेंड राउंड की बातचीत जो है उतनी उम्मीद अफजा क्यों नहीं रही जी। दूसरा क्या था सवाल आपका जी? दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो थी आईएईए के ताल्लुक से। हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि आईएईए के जो है इन्वेस्टिगेटर्स जो है या इंस्पेक्टर्स वो विजिट करना चाहते हैं ईरान, और वो जो देखना चाहते हैं। देखिए, असल मामला आईएईए का नहीं है। अब ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि आईएईए हो या इस तरह के दीगर इदारे, ये बेसिकली स्पाई एजेंसीज हैं अमेरिका और उसके एलाइज की, जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड का कोई कंट्री किसी भी तरह का सोफिस्टिकेटेड वेपन न बना पाए। बेसिकली क्या हुआ है कि B2 बॉम्बर से जो टॉम हॉक और ये बहुत सारे जो है इसके के अलावा जो बहुत सारे बॉम्ब वगैरह गिराए थे अमेरिका ने, अभी जो है 5-6 महीने पहले वो जो एक 12 रोजा जंग हुई थी इसराइल के साथ। तो जब अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराए थे उसमें से कई सारे बॉम्ब ऐसे हैं कि वो डिफ्यूज नहीं हुए, वो लाइव हैं। अमेरिका को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए वो सारे के सारे बॉम्ब जो कि अमेरिका के सोफिस्टिकेटेड थे वो चाइना के हाथ लग जाएं, या फिर रशिया वगैरह शिफ्ट हो जाएं, या फिर ईरान खुद ही रिवर्स इंजीनियरिंग करके वैसे बम बना ले। तो जब वैसी चीजें बना लेगा तो फिर अमेरिका का क्या होगा। तो एक तरह से वो चाहता यह है कि आईएईए के जरिए वो जाकर वहां के सूरत हाल का जायजा ले और देखे कि वो बम हैं नहीं है, सूरत हाल क्या है। तो वो बेसिकली नो हाउ के लिए जाना चाहता है वहां, आईएईए का बहाना बना करके। ये बात मैं कहना चाह रहा था उस वक्त जी। बिल्कुल, ये दोनों सवाल के जवाब तकरीबन आ गए हैं। मेरे साथ यहाँ पे हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया कि अमेरिका बहरीन भी डिप्लॉयड बढ़ा रहा है
जबकि बहरीन से ईरान की दूरी सबसे कम है, जो ईरान के निशाने पर आसानी से आता है। लेकिन मैं राशिद रिजवी साहब सेकंड फेज में चलता हूँ बहुत शॉर्ट में, क्योंकि हमने जब तक बताया था कि अब इस वक्त लखनऊ में है और हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो अजीज है सब बैठे हुए हैं, बड़े भाई लोग हैं। तो बहरहाल लेकिन और अली मुल्ला साहब हैं कांग्रेस के यहाँ तर्जुमान हैं, मुस्तकीम खान साहब हैं और बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब जावेद कमर साहब भी तशरीफ फरमा है। बहरहाल लेकिन और सब आपको सुन रहे हैं राशिद रिजवी साहब, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब अगर बात करें कि चाइना आ रहा है, ईरान, बस आखिरी ये आपसे सवाल है, तो किस तरह से ताकत के एतबार से देखें, बातचीत जो हो रही है क्या होगा नहीं, लेकिन अगर ताकत के एतबार से देखें तो क्या अमेरिका में हिम्मत है कि वो ईरान को भी टारगेट करेगा, जंग की पोजीशन में? और दुनिया का क्या रिएक्शन, दुनिया चुप क्यों है? अमेरिका को एक लफ्ज कोई बोल क्यों नहीं रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे हो? चीन सिर्फ बोला है। जी, चीन भी बोला है, रूस भी बोला है, यही 2 मुल्क बोले हैं। अब बाकी किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आप आएंगे लैटिन अमेरिका पे, तो लैटिन अमेरिका में कोई मुल्क इतनी हिम्मत नहीं रखता है जो इतना खुल के अमेरिका के खिलाफ बोल पाए। फिर आप आएंगे मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में थोड़ा बहुत हिम्मत अगर कोई जुटा सकता है बोलने के लिए तो वह है टर्की, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। फिर आप आएंगे एशिया में, ईस्ट एशिया हो चाहे वेस्ट एशिया हो। अब आप हमको बता दिए यहाँ पर कौन बोलने वाला है? क्या पाकिस्तान बोलेगा जो उससे खैरात में चलता है, या हिंदुस्तान बोलेगा, या नेपाल बोलेगा, या बांग्लादेश बोलेगा? कौन देश बोलेगा? खुल के बोल रहा है तो नॉर्थ कोरिया बोल रहा है, रशिया बोल रहा है, चाइना बोल रहा है, क्योंकि इनके अमेरिका से डायरेक्ट फाइट है, इसलिए ये बोल रहे हैं। बाकी लोग अपने जाती मफाद की वजह से खामोश हैं। अभी आप देखिए ना, नया कानून पास कर दिया इजराइल ने कि वेस्ट बैंक की जमीन यहूदी खरीद सकते हैं, और इसके ऊपर भी निंदा ही हो रही है। बहुत सभी मुल्कों ने निंदा किया इसके ऊपर। अरे ये निंदा करते करते तो लाखों लोग गाजा में मर गए और निंदा आज तक चल रही है। फ्रांस आए थे, वेस्ट बैंक, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे वेस्ट बैंक, आने के बाद उन्होंने क्या कहा था कि ये लाइन इजराइल के लिए रेड लाइन है, इसके आगे इजराइल क्रॉस नहीं कर सकता। आज फ्रांस कहाँ है? वही प्रेसिडेंट उनके हैं, ऐसा नहीं कि चेंज हो गए, लेकिन आज फ्रांस कहाँ है? वो तो निंदा भी नहीं कर रहा है। ब्रिटेन क्या बोल रहा है? ब्रिटेन तो पूरे सपोर्ट बात कर रहा है। तो अमेरिका ने सबकी गर्दन पकड़ के रखी है। वो उत्तर कोरिया की नहीं पकड़ पा रहा है, चाइना की नहीं पकड़ पा रहा है, रशिया की नहीं पकड़ पा रहा है, और ईरान की नहीं पकड़ पा रहा है। तो ईरान की पकड़ना चाहता है ये। उत्तर कोरिया में उसको कुछ ज्यादा हासिल नहीं है, इसलिए वो उत्तर कोरिया की तरफ फोकस भी नहीं करता। उत्तर कोरिया से उसको कुछ नहीं मिलना है, ईरान से मिलना है, इसलिए वो ईरान को बार बार टारगेट कर रहा है। अमेरिका की पुलिस चौकी है इजराइल, और इजराइल ही वहां का दरोगा मिडिल ईस्ट का है, जो सबको डरा के, हड़का के, धमका के रखता है। तो उस पुलिस चौकी को भी सेफ रखना, सुरक्षित रखना अमेरिका की जिम्मेदारी है। उसकी अगर चौकी वहां खत्म हो गई तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, और चौकी उसे खत्म करेगा तो ईरान खत्म करेगा। जो खत्म करने के साधन है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसीलिए उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। मिस्र ने थोड़ा सा हथियार और फौज मजबूत कर ली तो इजराइल कहता है ये हमारे लिए खतरा है। अरे तुम्हारे पास इतने हथियार है, तुम क्या लोगों के लिए खतरा नहीं हो? मिस्र ने किसी पे हमला नहीं किया, तुमने सब पे हमला किया है। तो मुमताज भाई, अभी ये चीजें, ये हालात ऐसे हैं
कि अमेरिका ने अपने गले में एक हड्डी फंसा लिया है। अगर जंग लड़ेंगे और बिना जीते जाएंगे, बराबरी की जंग भी अगर हो गई ना, तो ये अमेरिका की हार होगी। अगर अमेरिका ईरान का बिना रिजीम बदले वापस गया, तो ये अमेरिका की हार मानी जाएगी। और एक्चुअल में अगर इनका कोई भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान ने समंदर में डुबो दिया, तो आप ये समझिएगा कि इनके अगेंस्ट सबसे पहले लैटिन अमेरिका के लोग खड़े होंगे, क्योंकि जो हाल इजराइल कर रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, सीरियन के साथ, वही हाल अमेरिका कर रहा है लैटिन अमेरिकन के साथ। उनको डराया करता है, धमकाया करता है, उनकी चीजों पर कब्जा किए रहता है। तो एक मर्तबा ईरान ने अगर डिफीट दे दिया, तो अमेरिका को इस बात का खुद एहसास है कि हम जियो पॉलिटिक्स में वर्ल्ड लेवल पर अपनी साख खो देंगे। जो आज मेरी आंखों के इशारों से डरते हैं, कल वो मेरे कॉलर को पकड़ेंगे। इसलिए अमेरिका खाली धमकी दे रहा है और बढ़ाता जा रहा है। आप बताइए, बिल्कुल। इतना बड़ा डिप्लॉय कभी भी अमेरिका ने किसी के साथ किया है? इतनी बड़ी घेराबंदी क्या अमेरिका ने कभी किसी कंट्री के साथ की है? जितना बड़ा डिप्लॉय वो ईरान के साथ कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पिछली बातचीत में हमने धोखा दिया था। इजराइल ने मेरी परमिशन से हमला किया था, वो जानता है ये। तो इसलिए वो खुद अलर्ट है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इजराइल पे हमला कर दे। जी मुमताज भाई। बिल्कुल, ये सही है और ये तमाम ऐसे हालात हैं। बहरहाल मैं आखिर में मैं चाहूंगा बहुत शॉर्ट में दुआ करा दें फिरोज बख्त अहमद साहब, क्योंकि हमारे साथ मेहमान काफी बैठे हुए हैं और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो बस जी फिरोज बख्त साहब, आखिर में एंडिंग कमेंट और दुआ। आवाज पहुंच रही है आपको? नहीं? जी पहुंच रही, बस जल्दी से करा। जी। अच्छा, शुक्रिया। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आज की पोजीशन में अब तरह-तरह की खबरें आ रही हैं। एक चैनल पे मुझसे पूछा गया, क्या आज की रात जो है बड़ी जो है सहरकुन बड़ी खतरनाक हो सकती है ये? तो मैंने कहा आज की रात क्या, ये अभी जो हम बोल रहे हैं 5 मिनट भी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल का कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन ये है कि कोई बेवकूफ़ी करने के मूड में नहीं है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कोई भी अगर इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना हरकत करी कि उन्होंने ईरान को कहीं से कहीं तक भी उस पे हाथ धरा, तो फिर ईरान जो है, ईरान की ये समझिए 200-250 नहीं, 2000 मिसाइल पे उन्होंने एक ही बटन दबाने से और जहां-जहां उनको पहुंचाना है पहुंचा देगा। और अभी राशि साहब कह रहे थे, अगर इनका कोई भी एक भी बेड़ा डूब गया, और वो डूब सकता है, अमेरिका को इस बात का पता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल साइंस है, ठीक है? अगर ईरान चाहेगा तो इनका बेड़ा डुबो सकता है, और उस बेड़ा डूबने के बाद अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और अमेरिका की जो चौधराहट है, जो दादागिरी है, जो हिटलरवाद है, वो अब नहीं, उसके बाद नहीं चलेगा। अमेरिका ने अभी वही जो बार-बार आप जो है इस बात को डिस्कस करते हैं मेरे ऊपर रख के, अब अमेरिका की मुट्ठी बंद है। ईरान जिस टाइम चाहेगा अमेरिका की मुट्ठी खुलवा देगा, ठीक है? लेकिन ईरान पहले अटैक नहीं करेगा, ठीक है? हम तो ये चाहते हैं, अब मैं दुआ की तरफ आ रहा हूँ कि कहीं भी अटैक नहीं हो, के नेटवर्क लग रहा साथ है अमन के साथ रहे, क्योंकि ईरान के लोग जी। नेटवर्क बहुत खराब है। बहरहाल नेटवर्क बहुत रुक गया। तो बहरहाल फिरोज बख्त साहब ने दुआ कराई। मैं तीनों हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज माज़रत के साथ पहले प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं और अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे करना था, तो मैं
तमाम हज़रात का, राशिद रिजवी साहब का, अब्दुल वाहिद साहब का पहुंचे और कुछ? मैंने कहा दुआ भी कर लूं। फिरोज बख्श साहब का। तो नहीं, ये नेटवर्क बहुत खराब है। तो बहरहाल तमाम हज़रात का बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह दिल्ली से अल्लाह ने चाहा तो लाइव करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। शब खैर।